नमस्कार। आज जो है विधानसभा का जो चुनाव है उसके लिए मतदान हो रहा है और मैं बात झारखंड की नहीं करूंगा क्योंकि सबकी नज़र जो है महाराष्ट्र पे है। 288 विधानसभा का चुनाव है और आज वहाँ पे मतदान हो रहा है। लगभग मतदान शुरू है, शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। 288 सीटों पर जो मतदान हो रहा है उसमें 145 सीटों पर बहुमत है। क्या स्थिति बनेगी? महायुति और महाविकास अघाड़ी दो दल हैं आमने सामने। दो दल बोले तो जैसे इंडी गठबंधन और एनडीए, वैसे ही महाराष्ट्र में जो महायुति है उसमें बीजेपी है, उसमें शिवसेना शिंदे गुट है और अजीत पवार की एनसीपी है। वहीं दूसरी तरफ जो महाविकास अघाड़ी है, महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस है और उद्धव की शिवसेना है और एनसीपी शरद पवार की है। तो किसके हाथ जीत लगेगी, इस पर कुछ भी कहने से पहले एक बात अपन ये कर लें कि जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ था और जो एग्जिट पोल आए थे उसने तो सारे मानदंड वो कर दिए, निरस्त कर दिए। जैसी उम्मीदें की जा रही थी उसके उलट नतीजे आए, लेकिन बावजूद इसके लोग मानते कहाँ हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि टक्कर जो है कांटे की होगी और जो किंग मेकर की भूमिका में जो हैं वो छोटे दल और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनके माध्यम से ये सरकार बनेगी और बिगड़ेगी। तो हम बात कर लें जैसे बीजेपी से उम्मीद की जा रही है कि वो करीब करीब 148 सीटों पर वो जीत सकती है। और नहीं, मतलब 148 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और उसमें से उसको करीब करीब 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं। वहीं शिवसेना जो है 30 से 35 सीटें, ये शिंदे गुट की शिवसेना, और जो एनसीपी है उसको मिलेगी करीब करीब 15 से 20 सीटें। इस तरह कुल जो है 125 से 145 सीटों का आंकड़ा इनके खाते में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा प्री पोल सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट्स में बता रहा हूँ। वैसे ही जो महाविकास अघाड़ी है उसमें कांग्रेस जो है उसकी स्थिति मजबूत है क्योंकि वो 52 से 65 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो उद्धव की शिवसेना है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो 30 से 35 सीटें उसके खाते में भी आना है। अब आप देखिए, जो उद्धव की शिवसेना है और जो शिंदे की शिवसेना है, इन दोनों के बीच में टक्कर है और इन दोनों के हिस्से जो है 30 से 35 सीटें आ रही हैं। शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, ये बहुत मजबूत स्थिति में है। ये करीब करीब 50 सीटें इसके आने की उम्मीद की जा रही है। मतलब कुल 132 में से 155 सीटें महाविकास अघाड़ी के खाते में आ सकती हैं। हम एक बार 2019 का जो आंकड़ा है उसको देख लें तो 2019 में जो स्थिति थी उसमें ये साथ में चुनाव लड़े थे, तो उसमें बीजेपी को करीब करीब 105 सीटें, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 और बाकी जो अदर्स हैं उसके हिस्से में 26 सीटें आई थी। ये 2019 का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। वैसे ही लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में, तो वहाँ पे कांग्रेस को जो कुल सीटें थी 48 लोकसभा में सीटें थी, उसमें से जो कांग्रेस है उसको 13 सीटें मिली थी, बीजेपी को 9 सीटें, शिवसेना में उद्धव जो गुट है उसको 9 सीटें और जो शिंदे गुट है उसको 2 सीट कम यानी 7 सीटें मिली थी। वहीं जो एनसीपी में शरद पवार गुट है उसको 8 सीटें मिली थी और जो अजीत पवार जो शिवसेना मतलब एनसीपी से अलग होकर के जिन्होंने वो आए और डिप्टी सीएम बने हैं उनको केवल एक सीट मिली थी। इसीलिए जो अंदाज़ा जो इस बार लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में हालात बदल सकते हैं, लेकिन चुनाव है और चुनाव में जो माहौल होता है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लोकसभा के नतीजों से आप विधानसभा के नतीजे नहीं निकाल सकते। लेकिन इस बार जो माहौल आपने देखा कि माहौल बहुत वो रहा, ध्रुवीकरण का माहौल रहा।
बटेंगे कटेंगे का नारा रहा। और लेकिन जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने जो लाडली बहन योजना है जो चलाई है, उसका बहुत फ़ायदा इनको मिल सकता है। हालांकि मराठा जो आरक्षण है वो नुकसान पहुंचाएगा। मराठा आरक्षण महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को जो फसलों के जो मूल्य नहीं मिलते हैं या समर्थन मूल्य जिसकी बात करते हैं, वो एक मुद्दा भी हावी रहने वाला है और उसके अगेंस्ट में भी सरकार के खिलाफ वोट मिल सकते हैं। जरांगे पाटिल का आपने नाम सुना होगा। जरांगे पाटिल मराठा आंदोलन के लिए उन्होंने काफ़ी वो लड़ाइयाँ लड़ी। वो पार्टी भी बनाने वाले थे और उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े किए थे, लेकिन ऐन मौके पे कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने राजनीति में अपने कदम पीछे खींचे और वो नहीं आए। हालांकि वो यदि आ जाते तो महायुति को और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। थोड़ा सा मैं आपको जो महाराष्ट्र है उसके बारे में बता दूं कि महाराष्ट्र में करीब इसको अपन 5 हिस्सों में बांटें तो जो विदर्भ का इलाका है, विदर्भ का इलाका में जो करीब करीब 288 में से 62 सीटें विदर्भ के इलाके में आती हैं। विदर्भ जो है ये तुम्हारा नागपुर का जो बेल्ट है उस साइड वाला वो बेल्ट आता है। गडकरी और फडणवीस वहीं से आते हैं। संघ का जो हेड ऑफिस है वो विदर्भ में ही है। तो यहाँ जो है बीजेपी की स्थिति को मजबूत माना जाता है, लेकिन लड़ाइयाँ फिर भी रहती हैं। तो यहाँ 11 जिलों की वो है और ये 62 सीटें यहाँ से वो आती हैं। फिर आता है तुम्हारा पश्चिम महाराष्ट्र। पश्चिम महाराष्ट्र में करीब 70 सीटें हैं, 5 जिले हैं यहाँ पे, जिसमें सांगली, सतारा, पुणे, सोलापुर से मतलब कोल्हापुर तक के का ये जो है इसमें 5 जिले हैं। और ये जो गढ़ माना जाता है ये अजित पवार और शरद पवार मतलब एनसीपी का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पे वो हुआ। इसके बाद है तुम्हारा उत्तर महाराष्ट्र। उत्तर महाराष्ट्र में 5 जिले हैं और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं वो हैं आदिवासी और ओबीसी। यहीं जो है तुम्हारा ये पहले कांग्रेस का गढ़ होता था, लेकिन अब ये जो है बीजेपी और शिवसेना का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे गोपीनाथ मुंडे यहाँ पे रहे हैं, उनकी बेटी पंकजा मुंडे जो है यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा उत्तर महाराष्ट्र हो गया। उत्तर महाराष्ट्र के बाद आप आइए मराठवाड़ा। मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं और 46 सीटें मतलब औरंगाबाद और लातूर वाला जो इलाका है वो मराठवाड़ा का क्षेत्र कहलाया। यहाँ पे ही जो जरांगे पाटिल जिसकी मैं बात कर रहा था, मराठा आंदोलन और मराठा वोट बैंक का जो यहीं पे सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा यदि ये फैक्टर बनता है तो यहाँ पे 35% करीब करीब मराठा हैं और बाकी फिर ओबीसी हैं। तो ओबीसी और मराठा के बीच में यहाँ पे द्वंद्व है, क्योंकि मराठा चाहते हैं कि भाई उनको आरक्षण मिले और वो ओबीसी के हिस्से से ही जाएगा। तो लेकिन बीजेपी ने इस बार क्या किया कि बीजेपी ने मराठा जो आरक्षण की जब मांग उठी तो उसको उतनी तवज्जो नहीं दी और उसने अपनी जो पूरी स्ट्रेटजी में ओबीसी को साधने की कोशिश की। तो इस वजह से वहाँ पर अब देखो ओबीसी और का वोट बीजेपी कितना हासिल कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिर आता है तुम्हारा कोंकण का इलाका। जो कोंकण है ये यहाँ पे दोनों शिवसेना, जो शिंदे की शिवसेना और जो उद्धव की शिवसेना, इसके बीच में टक्कर होगी। और ये 80 के दशक में ये कांग्रेस का गढ़ होता था, लेकिन इसको फिर शिवसेना ने कैप्चर कर लिया। लेकिन अब जो है कांग्रेस से जब छीना गया, जब शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे होते थे और वो हिंदूवादी नेता थे, लेकिन अब तो उद्धव जो है कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी में है। तो यहाँ पे अब ये देखना है कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना, इसकी भी लड़ाई है कि असली शिवसेना जो जिसको वोट पड़ेगा वही माना जाएगा कि भाई जो शिवसैनिक हैं या शिवसेना के जो कोर वोटर्स हैं वो किसकी तरफ खड़े होते हैं, वो शिंदे की तरफ खड़े होते हैं या उद्धव की तरफ खड़े होते हैं। तो ये एक बात हुई। और फिर एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है मुंबई। मुंबई में करीब करीब 36 सीटें हैं और ये गढ़ है, ये भी मतलब शिवसेना का गढ़ है। और यहाँ पे भी वही लड़ाई है कि असली वारिस कौन है। यहाँ पे लोकसभा में जो है महाविकास जो अघाड़ी है वो आगे रही थी। 36 में से 20 सीटों पर महाविकास अघाड़ी यहाँ पे आगे थी। मतलब यदि हम लोकसभा के उसके हिसाब से देखें तो जो 36, क्योंकि जो विधानसभाएं होती हैं वो
4 से 5 विधानसभा मिल करके एक लोकसभा बनाती हैं। तो यदि उसके जो आंकड़े देखें तो 36 सीटें हैं, उसमें से जो 20 सीटें हैं उसमें महाविकास अघाड़ी यानी उद्धव की जो शिवसेना है उसको ज़्यादा वोट मिले थे। तो ये हो गया तुम्हारा महाराष्ट्र का जो समीकरण है। करीब करीब 8,000 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला आज मतदान पेटियों में बंद हो जाएगा। मतलब एक सीट पर लड़ाई अब देखिए कैसी है, एक सीट पर करीब करीब 40 उम्मीदवार का एवरेज निकाल लीजिए। तो 40 उम्मीदवार खड़े हैं और उनमें वोटों की बंटवारा होना है। अब भाई एक कोई भी उम्मीदवार होता है तो वो अपने खड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई वोट बैंक होता है, तब जाकर खड़ा होता है। वो या तो वोट काटता है, जनरली वोट काटता है। ये जो उम्मीदवार खड़े होते हैं ये वोट काटते हैं, बड़ी पार्टियों के वोट काटते हैं। तो ये इस तरीके से तुम्हारा पूरा महाराष्ट्र का इलेक्शन होना है। जो तुम्हारा बटेंगे तो कटेंगे, ये सबसे इस पे बड़ी नज़र है, क्योंकि बीजेपी ने पूरा का पूरा दांव जो है हिंदू वोटर्स को एकजुट करने के लिए लगाया है। योगी ने करीब करीब 22 रैलियां की थी यहाँ पे, और अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी इनकी पार्टियां भी आईं, और इन्होंने भी जम करके जो है आग उगली अपनी जमात को एकजुट करने के लिए। करीब करीब आप ये मान लीजिए कि महाराष्ट्र में 12% के तकरीबन मुसलमान हैं, और ये मुसलमान यदि एकजुट होता है तो इसका जो नुकसान, या ये कहें कि नुकसान फ़ायदा तो नहीं, लेकिन यदि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसके साथ शिवसेना है, शिंदे गुट है, अजीत पवार है। अजीत पवार ने, आपने बीच में ये भी सुना होगा कि अजीत पवार ने जो योगी के जो बटेंगे और कटेंगे नारे को वो किया था कि भाई हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, और महाराष्ट्र की जनता जो है बटेंगे और कटेंगे टाइप की उसमें नहीं रहती है। ये हो सकता है कि बिहार उत्तर प्रदेश में ऐसा चलता हो। तो अजीत पवार ने साफ कहा था। ये क्यों कहा था? क्योंकि जो एनसीपी है उसके वोट बैंक में मुस्लिम भी हैं। तो कुछ ऐसा पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि जो पूरा मुसलमान है वो महायुति से अलग ही होगा। शिंदे गुट और तुम्हारे अजीत पवार ये भी मुस्लिम वोट को लाएंगे। इधर आपने एक दिन पहले सुना होगा इसको, समाजवादी पार्टी जो महाविकास अघाड़ी के साथ है अभी, तो समाजवादी पार्टी के जो अबू आज़मी हैं उन्होंने एक कौन मौलाना है, मौलाना सलमान अजहरी से मुलाकात की, और उन्होंने अपने बयान में साफ कहा कि देखिए मतलब मैं 4 बार से यहाँ इस सीट से जीत रहा हूँ। तो उस सीट पे उन्होंने कहा कि आप अपील करिए कि भाई मुसलमान जो हैं एकजुट रहें। तो सलमान अजहरी वो नेता हैं जो गजवाए हिंद की बात करते हैं और काफ़ी नफरती बयान देते हैं। ऐसी ही तस्वीर सज्जाद नोमानी की आई। ये भी एक मौलाना है। सज्जाद नोमानी ने 3-4 दिन पहले, मतलब 18 तारीख को एक बयान दिया कि भाई यदि मुसलमानों में कोई भी बीजेपी को वोट करता है तो वो एक तरह से उसका सोशल बाइकाट होना चाहिए, उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। तो ये एक तरह की वोट जिहाद समझ लीजिए कि सज्जाद नोमानी ने अपनी जमात को एकजुट करने के लिए और अपने उसको उसमें लाने के लिए उन्होंने इस तरीके के बयान दिए, और उसकी काफ़ी निंदाएं हुई काफ़ी। फिर उसके बाद तो ये भी हुआ कि काफ़ी जो संत समाज है, हिंदुओं का जो संत समाज है, उन्होंने भी फिर अपील की कि भाई आप यदि ऐसे वो करेंगे अपनी ऐसा वोट जिहाद, तो फिर हिंदू भी वो एकजुट होगा। और हिंदुओं से अपील की उन्होंने, संतों ने, करीब 8-10 संत थे जिन्होंने अपील की, और वो उन्होंने कहा कि हिंदू भी एकजुट हों और हिंदू अपने उसके लिए वोट करें। तो इस तरीके का जो महाराष्ट्र का जो चुनाव है एक मजहबी रंग में रंगा हुआ भी नज़र आएगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें तभी हैं जब ये हम इसको नतीजों में परिणत होकर के या नतीजों में देखें, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है कि भाई वो एक समय के साथ कोई ना कोई मुद्दा लेकर के आती हैं। उसको लगता है कि हम इससे ये कर लेंगे, उससे वो कर लेंगे। राम का मुद्दा चला, अब इस बार राम से हट करके बटेंगे कटेंगे आ गया, और बटेंगे कटेंगे को तो ऐसा समर्थन है, मतलब बीजेपी को ये लगता है कि इस मुद्दे के दम पे वो पूरी भविष्य की राजनीति खड़ी कर देगी। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है कि हिंदू मुस्लिम
जो वोट है, हिंदुओं में पूरा वोट बटा हुआ है। जो पीडीए आपने सुना है कि भाई अखिलेश की जो पीडीए की इंजीनियरिंग है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये आदिवासी और उनको ओबीसी को आरक्षण और संविधान का डर दिखा करके उन्होंने एकजुट किया। तो इस तरीके से हिंदू वोट निश्चित तौर पर बटा हुआ तो है। तो इसी को एकजुट करने के लिए बीजेपी ने ये बड़ा गेम चेंजर बटेंगे कटेंगे वाला नारा लाया, और उसको योगी ने कहा। लेकिन कहा यह जाता है कि ये संघ की प्रयोगशाला में बना हुआ नारा है, और इसको बहुत स्ट्रैटेजिकली जो है इसको लाया गया है। और यदि इसका असर इन महाराष्ट्र के चुनाव में और झारखंड के चुनाव में और यूपी के उपचुनाव में यदि इसका असर दिखाई देता है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये फिर एक रामबाण की तरह होगा, और ये इस मुद्दे के साथ आगे बढ़ेगी। वहीं कल ये हुआ कि देखिए, मतलब वोट की बात है तो जो तावड़े हैं बीजेपी के नेता, उनके ऊपर जो है कल एक होटल में पैसे देते हुए उनको पकड़ लिया गया। हालांकि वो पैसे दे रहे थे नहीं दे रहे थे, ये थोड़ा सा एक अलग विषय है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से मिलने आया था और मैं उनको ये बता रहा था कि आचार संहिता के दौरान कैसे क्या हमको बूथ को वो करना है, मैनेज करना है। लेकिन वहाँ पे विपक्षी दल तो यही चाहते हैं कि, तो विपक्षी दलों ने वहाँ पे घुस गए और उनको रंगे हाथ जो है वहाँ पे उनके बैग में शायद 9 लाख रुपए थे, लेकिन हालांकि राहुल गांधी ने लगाया कि 5 करोड़ थे। तो ये सब कहने और उसकी बातें हैं, और ये चलता रहता है, ये राजनीति का पार्ट वो है। लेकिन ये किसकी साजिश थी या किसी बहुत स्ट्रेटजिकली तावड़े को फंसाया गया, क्योंकि तावड़े वो नाम हैं जो बीजेपी में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं, और इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जो अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा के बाद जो अध्यक्ष के चुनाव में तावड़े का भी नाम था। और तावड़े यदि अब ये फंस गए तो हो सकता है कि अब जो इसके बाद जो चुनाव होंगे उसके बाद सीधे बीजेपी अध्यक्ष के लिए ही गुणागणित होगा। तो कहीं हो सकता है कि जो अंदर खाने ही बीजेपी के ही वो लोग जो अध्यक्ष की रेस में हो, उन्होंने ही तावड़े जी को वो करवा दिया हो। तो कुछ नहीं कह सकते, राजनीति है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसके नतीजे बहुत कुछ असर करेंगे आने वाले समय के लिए, और यूपी के भी, खासकर यूपी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी की वो 9 सीटें नहीं हैं, वो दरअसल 2000 जो अभी चल रहा है अपना 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसका ये समझ लीजिए लिटमस है योगी के लिए। और योगी की पूरी साख जो है वहाँ पे दांव पे लगी हुई है। यदि उन 9 सीटों में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो यूं समझ लीजिए कि योगी की कुर्सी पे पॉलिटिकली बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा। और लोग चाहते हैं, मतलब लोग नहीं चाहते हैं, मतलब बीजेपी में कोई एक वर्ग है जो चाहता है कि भाई योगी जो है वहाँ से यूपी की सत्ता से हट जाए। आपने केशव प्रसाद मौर्य के बारे में तो सुना ही होगा, वो पीछे पीछे काफ़ी एंटी बयान देते हैं। अभी कटेंगे तो बटेंगे पर उन्होंने वो बयान दे दिया, और फिर जाकर के जब उनको हालाकमान से वो मिला तब जाकर के उन्होंने फिर उस बयान को संभाला। तो इस तरीके से उनकी आपसी रार तो समझ में आती है, और इस पर अखिलेश हमला भी करते रहे हैं, कई बार हमला किया है। तो इस तरीके से राजनीति है। लेकिन बात जो महाराष्ट्र की है उसके चुनाव पे नज़र रहेगी। और आज मतदान है, शाम के 5 बजे तक के मतदान होना है। देखते हैं कैसा क्या वोट परसेंटेज जाता है, कितना वोटर टर्नआउट होता है, क्या वोटिंग परसेंटेज रहता है। ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि लोग घरों से निकलते हैं कि नहीं, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है कि जिसके विपक्ष में जब सत्ता में जो होती है, यदि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है तो सुनते हैं कि उसके खिलाफ लहर है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो हिंदू वोटर है और जो थोड़ा सा शहरी वोटर है, ये निकलने में बड़ा कोताही करता है। और चुनाव आयोग की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स आएँ और वोट करें, तभी जाकर के सही मतलब नतीजे आते हैं। क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो वो डर की वजह से उनका जो एकजुटता है वो काफ़ी वो दिखाई देती है, और वो बूथ पे वो भी आते हैं, पूरी की पूरी जमात आती है, वोट डालती है। तो फिर जो वहाँ पे जो ध्रुवीकरण है वो देखने को मिलता है। लगता है कि भाई ये तो आ गए वोट देने, लेकिन आप नहीं आए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यदि जहाँ भी 2-4 लोगों तक पहुँचे
तो अपील यही रहती है कि भाई वोट अधिकार ही नहीं बल्कि ये एक लोकतंत्र में इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एक वोट की ताकत शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन इस देश की दशा और दिशा आपके इस वोट से ही निर्धारित होती है। चलो, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 20 मिनट का हो गया बोलते बोलते, तो इसको यहीं रोकते हैं। बाकी फिर जैसी जो स्थिति बनेगी राजनीतिक तौर पर, हम इस पर एक हाथ दो और वीडियो लेके आएंगे। नमस्कार।